जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे आम की, फलों के राजा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा में रहा है इशात करी आम के कारण। ये इशात करी आम जो है दोस्तों, ये उत्तरी कन्नड़ के अकोला ताल्लुक से संबंधित है। यहाँ का एक फेमस आम है जो विशेष तौर पर इसके स्वाद, सुगंध, अच्छे बोल सकते हैं कि येलो, मीठे, मुलायम गूदे के लिए और कई विशेषताओं के लिए फेमस है। सरकार ने इसे हाल ही में स्थानीय पहचान दी है, जीआई टैग प्रदान किया, इस कारण से चर्चा में रहा है। तो इसके कारण जीआई टैग का मुद्दा एक बार फिर डिस्कशन में रहा, आम का मुद्दा फिर डिस्कशन में रहा। गर्मी का मौसम अभी निकला है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये देखें कि आम जो है वो सभी लोगों ने किसी न किसी प्रकार से खाई है। अगर आम देखें तो आप लोग जब गए ठेले वाले के पास तो आपने अलग अलग नाम से आमों को मांगा। किसी ने बोला दशहरी दे दो, किसी ने कहा तोतापरी दे दो, किसी ने कहा लंगड़ा आम दे दो। तो ये अलग अलग आम की किस्में जो हैं ये देश के अलग अलग शहरों से संबंधित हैं और इनको अलग अलग विशेषताएं भी हैं, अलग अलग ये दिखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम की विविधता को बताता है। यहाँ पर हम लोग इशात करी आम के कारण विभिन्न आमों के क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात करें जीआई टैग की, दोस्तों याद रखिएगा जो जीआई टैग है वो 1999 के जो एक प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई थी सरकार, उसके माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई थी। और दूसरी बात करें तो 2003 में पहली बार इसको देना शुरू किया था और 2004 में पहली बार ये दिए गए थे। किसको दिए गए थे जीआई टैग पहली बार? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। ये लिख लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है वो देश का पहला उत्पाद था जिसको जीआई टैग दिया गया था। तो दार्जिलिंग चाय जरूर लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस बार करंट अफेयर में मैंने बार बार इसका डिस्कशन किया है। क्लियर? किसका? जीआई टैग का। तो जीआई टैग लगातार 2 महीने से जो है वो करंट अफेयर में बार बार आ रहा है और कहीं ना कहीं इस कारण से वो उत्पाद भी हमारे डिस्कशन में सामने आ रहे हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में याद रखिएगा कि जीआई टैग देने की जो व्यवस्था 1999 के अधिनियम के तहत की गई है संसद के द्वारा। 2003 में पहली बार देने की व्यवस्था की थी, 2004 में पहली बार दिए गए थे। किसको दिए गए थे? दार्जिलिंग चाय को दिए गए थे, जो पश्चिम बंगाल की फेमस चाय है। ध्यान रखिए। क्लियर? आम की बात करें दोस्तों तो आम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम से अलग अलग क्वालिटी वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें दोस्तों तो अल्फांसो आम, ये जो अल्फांसो आम है ये पूरे विश्व में बहुत फेमस है। यूरोप में इसका बड़े लेवल पर निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा केरल का अल्फांसो आम है। हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो इस प्रकार का आम चौसा आम है। जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो हिमसागर आम है। गुजरात जाते हैं तो केसर जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध आम है। जो लंगड़ा आम है दोस्तों वो बिहार का है। क्लियर? इस प्रकार का दिखता है। तोतापरी आम कर्नाटक से आता है और दशहरी जो है वो उत्तर प्रदेश का। दशहरी को एमपी में बहुत पसंद करते हैं, तो दशहरी जो है उत्तर प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश का है बंगनपल्ली। तो ये 8 अलग अलग किस्में आम की है जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये आम की प्रजाति जो है उसकी विविधता को बताता है। और आम जो है वो देश का राष्ट्रीय फल है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, फलों का राजा भी कहलाता है आम। गर्मियों के मौसम में विशेष तौर पर आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की किसकी? आम की प्रजाति के बारे में, आम के बारे में कि भारत में विशेष कौन कौन से आम अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों मेयान ज्वालामुखी। ये मेयान ज्वालामुखी जो है ना ये लेगास्पी शहर का है। तो लेगास्पी शहर है वो लगभग बोल सकते हैं इसके चारों तरफ। तो ये जो शहर है ये फिलीपींस का है और यहां पर इस ज्वालामुखी का हाल ही में विस्फोट हुआ है और ज्वालामुखी के इस विस्फोट के कारण फिलीपींस के इस लेगासी में लगभग 18,000 के आसपास लोगों को, कितने? 18,000 के आसपास लोग जो है उनको विस्थापित होना पड़ा है, भागना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय ऐसा है, ज्वालामुखी का प्रभाव भी ऐसा है। अगर हम ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरातल के छिद्र से या दरार से लावा जो होता है लिक्विड वो बाहर आता है। तो ये पूरी व्यवस्था ज्वालामुखी की है। ज्वालामुखी को अगर आप देखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, जागृत होते हैं, सुषुप्त होते हैं और मृत होते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो निरंतर फटते रहते हैं वो जागृत है, ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ अंतराल में फटते हैं वो सुषुप्त है, और ऐसे जिनको शोध के बाद वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि ये कभी फटने नहीं वाले उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी जनरली आप देखते हैं। अगर उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के ज्वालामुखी हो सकते हैं। उद्भेदन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, एक होता है दरारी और एक होता है छिद्र। जब छिद्र युक्त
उद्भेदन हो तो उसे छिद्रयुक्त ज्वालामुखी कहते हैं, और दरार से निकलने वाला ज्वालामुखी प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर बात करें फिलीपींस के इस ज्वालामुखी की, तो दोस्तों 1814 में ये सबसे भयानक रूप से इसमें विस्फोट हुआ था। इसमें इतना भयानक विस्फोट हुआ था दोस्तों कि यहाँ का एक पूरा गांव इसके विस्फोट के, इसके लावा में दब गया था और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो इसमें निरंतर विस्फोट होते रहते। तो ये क्या है, लेगास्पी शहर का मेयान ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी, और पूरे फिलीपींस में ज्ञात 24 ज्वालामुखी हैं। इन 24 ज्वालामुखियों में सबसे ज्यादा अगर सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी है तो ये मेयान ज्वालामुखी है, ध्यान रखना। क्लियर। अब कौन से शहर में, लेगास्पी शहर में। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है। मनीला बहुत कारणों से फेमस है। सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कहां है, तो वो बोल सकते हैं फिलीपींस में है। क्लियर। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में उड़ीसा कटक में है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो बड़वानी जो है वहां पर आपको धान अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। क्लियर। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके पास में ही आपको मिलता है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो लगभग 11033 मीटर के आसपास की गहराई है, और इस गहराई के साथ ये सबसे गहरा बिंदु है। सबसे गहरा बिंदु जो है महासागर में, प्रशांत महासागर में, वो मेरियाना गर्त ही है, प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस के पास में है। फिलीपींस की मुद्रा की बात करूं दोस्तों तो पेसो इसकी मुद्रा है। क्लियर। और 1934 के आसपास स्पेन के चंगुल से स्वतंत्र हुआ था। पहले स्पेन ने इस पे कब्जा कर रखा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है, दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है फिलीपींस। हमारे इससे अच्छे संबंध हैं। याद रखिएगा, जहां पर चर्चा क्यों रहा है, लेगास्पी शहर में मेयान ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ज्वालामुखी व्यवस्था के तहत ये चर्चा में रहा। ठीक है, चलिए। तो ये बात हुई मेयान ज्वालामुखी की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में विस्फोट हुआ मेयान ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है या किस शहर में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गांधी शांति पुरस्कार। दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार भारत का इस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उच्च पुरस्कार है। अगर इस पुरस्कार की बात करूं दोस्तों तो ये शुरू किया गया था 1995 में। गांधी जी की 125वीं जयंती थी। तो गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में गांधी शांति पुरस्कार स्थापित किया गया था, जिसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती। जो भी पदक दिए जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन 1 करोड़ की राशि नगद दी जाती है इसमें। और ये जो पुरस्कार है वो गांधी जी के आदर्शों के अनुसार काम करने वाली संस्था को या व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। अभी तक वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी संस्थाओं को और व्यक्तियों को दिए गए हैं। इस लेक्चर में देखेंगे किन किन को ये मिला है। लेकिन गांधी शांति पुरस्कार जो है वो हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, उस पर अगर बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता प्रेस है ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। पिछले 100 सालों से लगातार गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका लगातार प्रकाशन करते आई है, जिसकी वजह से भारत में जो हिंदू धर्म संस्कृति से संबंधित प्रमुख शास्त्र हैं उनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोगों तक वो किताबें पहुंचती, लोग उनको पढ़कर उनका ज्ञान लेते हैं। तो इसमें सांस्कृतिक प्रचार प्रसार में गीता प्रेस गोरखपुर का एक इंपॉर्टेंट योगदान है, और इसीलिए कहीं ना कहीं शांति सामाजिक सद्भाव की स्थापना में गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के चलते गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर इस पुरस्कार की बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली में एक समारोह होता है, उस समारोह के दौरान यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। तो गांधी शांति पुरस्कार याद रखेंगे, क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। गांधी शांति पुरस्कार पहली बार कब शुरू किया गया था, तो 1995 में शुरू किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 1 करोड़ रुपए की राशि नगद दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। और करंट अफेयर में पूछेगा कि हाल ही में किसे दिया गया 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखें गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो लगातार 100 सालों से अपना काम कर रही है। 1923 में
जयादयाल गोयंडका और हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था धार्मिक जो ग्रंथ है हिंदू धर्म के, जो संस्कृति है उसकी सब तक पहुंच स्थापित करना है, सब तक इसका प्रचार प्रसार करना है। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़े हिंदू धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशक के तौर पर गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों, जो लगभग 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये भारतीय हिंदू धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के प्रसार करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है अपने लगभग 100 सालों से। क्लियर। तो गीता प्रेस गोरखपुर कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1923 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार जो है वो इतिहास में किस किस व्यक्ति को दिया जा चुका है? तो याद रखिएगा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो संगठन में किसको दिया गया है? इसरो, है ना। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मिला है, रामकृष्ण मिशन को मिला है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को मिला है, विवेकानंद केंद्र को मिला है, अक्षय पात्र को मिला है, एक अभियान ट्रस्ट को मिला है और सुलभ इंटरनेशनल को, इनको ये दिया जा चुका है। और अगर प्राप्तकर्ता की बात करें तो नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है ओमान के 2019 में, और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, बांग्लादेश के हैं, 2020 में। तो ये याद रख लीजिएगा, नेल्सन मंडे का नाम, सुल्तान कबूस बिन का नाम और बंगबंधु शेख का नाम, इन लोगों को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा चुका है अब तक। तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोगों के डेटा याद होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए। और करंट में क्वेश्चन आएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। दोस्तों IEA एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ये IEA जो है इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, और IEA का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस यहां है। इसके लगभग वर्तमान में 31 देश सदस्य हैं, और इसका उद्देश्य है कि विश्व के जो भी देश हैं उन सभी को विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करना। इस क्षेत्र में काम करने वाली एक इंपॉर्टेंट संस्था है। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि भारत को इसमें शामिल करने की व्यवस्था चल रही है, और उसके अंतर्गत भारत की जो सदस्यता लेने की इसकी शर्तें हैं उस पर समीक्षा करने की बात हुई है, इसलिए ये कहीं ना कहीं चर्चा में रहा। भारत इसका सदस्य बनता है तो एक बहुत बड़ा काम होगा ये, जिसके तहत भारत वैश्विक स्तर पर चीजों को और व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने में अपना योगदान दे सकता है। इसकी सदस्यता के लिए OECD का भी सदस्य होना जरूरी है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी सदस्य होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप IEA के सदस्य बनते हैं तो इसके सदस्य पहले बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है। IEA की स्थापना आपने देख लिया है कि कब हुई थी, 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, ये याद रखेंगे। क्लियर। और ये जो संस्था है, इस संस्था का एक इंपॉर्टेंट रोल है ना, कहां? वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की व्यवस्था में, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका दुग्ध संकलन सारथी ऐप। दोस्तों ये जो ऐप है ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपसे एग्जाम में सबसे पहले ये पूछेगा कि हाल ही में दुग्ध संकलन साथी ऐप किसके द्वारा स्थापित या विकसित किया गया है? तो आप बोलेंगे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा बनाया है। क्लियर। और ये याद रखिएगा कि ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है, और ये भारतीय डेयरी उद्योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पहल है। इसे एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है भारत का जो डेयरी उद्योग उसमें। अगर हम भारत के दुग्ध और पशुपालन व्यवस्था की बात करें तो देश की इकोनॉमी में लगभग 5% के आसपास योगदान देता है, और भारत के 80 मिलियन जो किसान हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर इससे रोजगार पाते हैं, दुग्ध और पशुपालन उद्योग से। तो एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था है इकोनॉमी की दृष्टि से, और इसमें ये साथी ऐप लाना एक क्रांतिकारी कदम रहेगा। इसके माध्यम से जो डेयरी उद्योग है उसका डिजिटलीकरण होगा, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन व्यवस्था के तहत आ जाएगा। इस ऐप के माध्यम से जो दूध का भुगतान होगा वो ऑनलाइन डायरेक्ट दूध उत्पादक के अकाउंट में जाएगा।
उसे जो भी सहायता मिलती है, सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, वो सीधे उसके अकाउंट में जाएगी। कहीं ना कहीं हितधारक जो है दुग्ध उद्योग के, उनके साथ पारदर्शिता स्थापित होगी। इसके अलावा यहां पर एक तीव्र गति से इस उद्योग को कहीं ना कहीं और आगे ले जाया जा सकता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं इस ऐप के बनने के बाद बदलाव देखने को मिलेंगे डेयरी इंडस्ट्री में। अगर बात करें दुग्ध क्षेत्र में, तो यहां आपको 1970 में भारत में श्वेत क्रांति देखने को मिलती है। श्वेत क्रांति जब भारत में आई थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के योगदान से आई थी। तो श्वेत क्रांति के बाद भारत में दुग्ध उत्पादन में बहुत तेज वृद्धि हुई, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन गया भारत, सबसे ज्यादा दूध का उपभोक्ता भी है भारत। अगर इस डेयरी ऐप की बात करें दोस्तों, साथी ऐप की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करने में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डेयरी उद्योग के संकलन के लिए कौन सा, तो साथी ऐप बनाया गया है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वैभव योजना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट योजना है जिसको हम बोलते हैं वैभव योजना। इसका इस प्रकार से नाम आएगा, जब नाम आएगा तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताएंगे, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक जो है इसका नाम है, और ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, क्लियर, और भारतीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों एवं भारतीय डायस्पोरा के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए लेकर आए हैं, याद रखिएगा। और एक प्रकार का एक फेलोशिप कार्यक्रम है, फेलोशिप कार्यक्रम है जो इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करने वाला है भारतीय डायस्पोरा के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए। अगर यहां देखें तो ये विदेशी संस्थानों से भारत में जो संकाय हैं, शोधकर्ता हैं, उनकी गतिशीलता के माध्यम से भारतीय संस्थानों में एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच में एक शैक्षणिक तथा अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो व्यवस्था, उसमें और सुधार होगा। और याद रखिएगा ये जो फेलोशिप कार्यक्रम है, ये फेलोशिप कार्यक्रम भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो वैभव योजना अगर आ जाए, कौन कार्यान्वित कर रहा है, तो बताएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक फेलोशिप कार्यक्रम है, ध्यान रखना है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया आज करंट अफेयर के। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस YouTube चैनल पर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा पहला महत्वपूर्ण पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस पर और जो हम लोग नए सेक्शन शुरू कर रहे हैं उनको कितना सराह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।